Hello, student. Today we discuss a new topic that is called catalyst. Catalyst is a substance which alter the rate of reaction, and the catalyst is a phenomenon in which we discuss the property catalyst. So, in this topic, we discuss catalyst. It means substance, and the phenomenon also that is called catalyst. So, catalyst alter the rate of reaction. Alter the rate of reaction. What do you mean by alter? Alter means change. Change may be positive, may be negative. It means maybe it increases the rate of reaction or decreases the rate or stop the rate of reaction. इन तीनों ही कंडीशंस के लिए अलग अलग तरीके के सब्सटेंस यूज किए जाते हैं. हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि कैटलिस्ट कभी भी कॉमन नहीं होता. हर रिएक्शन के लिए अलग अलग तरीके का कैटलिस्ट यूज किया जाएगा. जैसे हर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर टीचर का स्पेशलाइजेशन होता है, सेम वैसे ही एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक टिपिकल रिएक्शन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा. हर रिएक्शन में वही सेम कैटलिस्ट सेम फंक्शन को कभी भी शो नहीं करेगा. इज इट क्लियर? पहला इस कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक ये. सेकंड, ये कैटलिस्ट सब्सटेंस उस रिएक्शन के रेट को तो इन्फ्लुएंस करेगा, स्पीड तो इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, बट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस में ये कहीं भी ऐड नहीं होगा. इज इट क्लियर? जैसे सबसे पहले जो इस कैटलिस्ट की डिस्कवरी देखी गई थी बेटा, वो पोटेशियम क्लोरेट की इक्वेशन के साथ सर्च की गई कि जब पोटेशियम क्लोरेट की इक्वेशन में हमने थोड़ा सा मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड किया, तब बना हुआ प्रोडक्ट तो वही था 2KCl और 3O2, पर जितना टाइम पहले लग रहा था इस रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में, जब हमने इस सब्सटेंस को ऐड कर दिया तो वही प्रोडक्ट सेम बट टाइम इज रिड्यूस. और जब समय रिड्यूस हो गया और आउटपुट हमारे पास यील्ड मैक्सिमम आई, इसका मतलब इस सब्सटेंस ने कुछ समय के लिए इस कैटलिस्ट इस रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन किया, उसको एक्टिवेट किया और एक्टिवेट करके उसको उसके फाइनल प्रोडक्ट में चेंज कर दिया. अब 3-4 टर्मिनोलॉजी मैंने इस एक छोटी सी रिएक्शन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करी, जिसे आप केमिस्ट्री में रिलेट करिए. मैंने क्या कहा? दिस कंटेंट ऐड टू द रिएक्टेंट. ऐड मीन्स हुआ एब्जॉर्ब, एडजॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब हो जाएगा, तब तो बल्क में केमिकल रिएक्शन हो गया, तब तो आप उसको चेंज नहीं करोगे. लेकिन पहली कंडीशन इस कैटलिस्ट की करेक्टर क्या होनी चाहिए थी कि वो एडजॉर्ब हो सके. दूसरा, एडजॉर्ब होने के बाद वो इसके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्शन कराने के लिए फैसिलिटेट कर सके, अपना सरफेस एरिया, अपनी जगह, अपना स्पेस दे पाए कि ये मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करे और फाइनल प्रोडक्ट में जब बन जाए तो इसके सरफेस से निकल करके एवोपरेट हो करके अपने प्रोडक्ट को रिलीज कर ले और इसका सरफेस एरिया फिर से फ्री कर दें ताकि ये रिएक्शन को फिर से आगे काम करा सके. मतलब ये प्रोडक्ट तक नहीं जाएगा, ये केवल इंटरमीडिएट स्टेज तक जाएगा जो इस रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करेगा. इज इट क्लियर? अब अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें कैटलिस्ट का, तो बेटे क्लासिफिकेशन में बेसिकली 2 तरीके के कैटलिस्ट डिस्कस किए जाते हैं. वन इज कॉल्ड होमो कैटलिस्ट. अगर फिनोमिनन कह दें तो होमो कैटालिसिस,
और दूसरा हेट्रोकैटालिसिस। हेट्रोकैटालिसिस इट मीन्स, कैटालिसिस मीन्स फिनोमिनन, एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें हम एक ऐसे सब्सटेंस की बात करेंगे जो डिफरेंट होगा। हेट्रो मीन्स डिफरेंट और होमो मीन्स सेम। इसका मतलब जब रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, reactant and catalyst are in same phase, ये दोनों एक ही फेज में हो। फेज मतलब या तो दोनों सॉलिड हों, या दोनों लिक्विड हों, या दोनों गैसेस। तो जब ये दोनों एक ही फेज में काम करते हैं तब ऐसे कैटलिस्ट, ऐसे सब्सटेंस को होमो कैटलिस्ट कहेंगे, और तब ऐसे फिनोमिनन को होमो कैटालिसिस कहेंगे। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते थे होमो कैटलिस्ट के लिए N2, पहला एग्जाम्पल ऑफ होमो कैटालिस्ट। फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस 3H2 गिविंग आउट, अगर हमने यहाँ पर NO गैस को यूज़ कर लिया और 2 मोल्स ऑफ NH3 बना दी, तो दिस वन इज गैस, दिस वन इज गैस, दिस वन इज ऑल्सो गैस। सिमिलरली अगर ये इक्वेशन हमने ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करा दी, CH3 COO C2H5, दिस इज कॉल्ड ईस्टर। तो ईस्टर हाइड्रोलिसिस, ईस्टर हुआ लिक्विड फेज में, वाटर इज ऑल्सो एक्वस फॉर्म, और जब हमने इसका रिएक्शन कराया तब हमारा प्रोडक्ट आया CH3COOH एंड C2H5OH। इन दिस केस एसिडिक मीडियम में ये इक्वेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, या आप कह सकते थे कि इसको आप ऑटो कैटलिस्ट के फंक्शन में भी पढ़ सकते थे कि जो हमारे पास यहाँ पे एसिटिक एसिड प्रिपेयर होगा आफ्टर द रिएक्शन, यही एसिटिक एसिड जो लिक्विड फॉर्म में आएगा, यही इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करने लगेगा। क्लियर? ये हुआ हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। और दूसरा आप ईस्टरिफिकेशन में भी पढ़ सकते थे बच्चे। ईस्टरिफिकेशन होता है एसिड, तीसरा एग्जाम्पल एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा एसिडिक मीडियम, तो दिस वन इज लिक्विड, दिस वन इज लिक्विड, दिस एसिड इज ऑल्सो इन लिक्विड फेज। तो सब चीज़ें अब आप देखिए, जितने 3 एग्जाम्पल हम लोग ने अभी डिस्कस किए उसमें पहला वाला केस जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट तीनों गैसियस फेज के थे, सेकेंड में हमने देखा तो हमारे पास लिक्विड फेज के थे, और तीसरा भी हमने कंसीडर किया जिसमें हम H2O रिलीज करेंगे और एसिड से ईस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईस्ट्रिफिकेशन। ईस्ट्रिफिकेशन मतलब ईस्टर का बनना, और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर से फिर से वही प्रोडक्ट बन जाएंगे जिससे कि ये मिलकर के बना हुआ था, बट दोनों में कंडीशंस अलग अलग हो जाती हैं। यहाँ पर जब हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो यहाँ का बना हुआ प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट की तरह फंक्शन करेगा, बट जब हम ईस्ट्रिफिकेशन की इक्वेशन कराएंगे तो ये एसिड अल्कोहल से एसिडिक मीडियम में रिएक्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके रिएक्शन को फास्ट करता है। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स जो कि होमो कैटलिस्ट के थे, जिसमें रिएक्टेंट एज वेल एज कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज। सेकेंड एग्जाम्पल, आप सेकेंड कैटेगरी इसकी डिफाइन कर सकते थे, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। क्लियर? तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोजीनियस? हेट्रो मीन्स होता है बेटा डिफरेंट, और जिनोस मीन्स हो गई फॉर्म, यानी जब हमारे पास रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज। यस, तो व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट? डिफरेंट मीन्स हुआ कि अलग अलग, यानी एक लिक्विड में आएगा और एक
सॉलिड में आएगा, एक गैस में आएगा और एक लिक्विड में आएगा, यानी किसी भी फेज में आएगा। कोई कंपल्सन नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि उसकी कोई खास स्पेसिफिक कंडीशन है। उन्होंने कहा लेकिन दोनों सेम नहीं होने चाहिए। तो हेट्रोजीनियस, जैसे फॉर एग्जांपल, तो आपकी डेफिनेशन आ गई कि व्हेन द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज, then this process is called heterogeneous catalysis and the substance is called heterogeneous catalyst. For example, अब ये एग्जाम्पल हम डिस्कस कर ले, तो इसके एग्जाम्पल में पहला ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, oxidation of sulfur dioxide, it means 2 moles of H2 react with oxygen, क्योंकि ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराएंगे। अब हमने यहाँ पर कैटलिस्ट ले लिया प्लेटिनम, और प्लेटिनम की सरफेस जो है लेंगे, तो प्लेटिनम इज अ मेटल, इसको सॉलिड फॉर्म में होगा, ये दोनों गैसेस फॉर्म में होंगे, एंड द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज 2 मोल SO3. So when the reactant as well as catalyst are in different phase, then it's called heterocatalysis. Clear? एक एग्जाम्पल और, एक फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस CH, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की बात कर, Fe, ये भी सॉलिड, तो दिस वन इज गैस, वन इज गैस, और प्रोडक्ट हमारा गैस, लेकिन कैटलिस्ट में ये रिएक्टेंट और ये कैट दोनों अलग अलग फेज में, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। एक एग्जाम्पल और देख लें, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि बनता है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। सेम बात बच्ची, मैंने अभी आपको पहले बताया कि जब भी हम ऑक्सीजन पर की बात करते हैं, ऑक्सीजन का एडिशन दिखाते हैं, तो यहाँ पर भी आपने ऑक्सीजन का एडिशन दिखाया, एंड देन यू फाइंड 4 moles of NH3 plus 5 O2 giving out in the presence of platinum. So ammonia is gas, oxygen is in gas, and platinum is in solid phase, and then we get 4 moles of NO plus 6 moles of H. Clear? ये दो डिफरेंट टाइप हुए, या इसको आप कह सकते थे कि हम क्लासिफिकेशन में हमने दोनों वर्ड्स को यूज़ किया, वन अनदर इज हेट्रोजीनियस। और टाइप कितनी हो सकती थी, ये कितनी तरीके से काम कर सकता था, या तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने की कैपेसिटी रखता, अगर ये इंक्रीज करता, एक्सेलरेट करता, तब ऐसे सब्सटेंस को हम कहते पॉजिटिव कैटलिस्ट। जब हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की यील्ड को एक्सेलरेट करना हो, accelerate the rate of reaction, then the used substance is called positive catalyst. For example, decomposition of हाइड्रोजन पर, अगर हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोज करना है, हम इसमें थोड़ा सा प्लेटिनम का कोलोइड्स मिला दें, तो ये डिवाइड हो जाएगा H2O प्लस O2। या तो बचपन से 9th 10th 8th में हम लोग पढ़ते चलते आते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल प्लस hydrogen in the presence of nickel, then it is converted into ghee. So these are the substances
platinum and nickel act as a positive catalyst because it accelerate the rate of reaction. सेकेंड कैटेगरी हो सकती थी निगेटिव कैटलिस्ट। ये वो सब्सटेंस हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को रिटार्ड कर सकते हैं, घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। इट मीन्स दो सब्सटेंस which have capacity to retard the rate of reaction are called negative catalyst. For example, क्लोरोफॉर्म। हमें निगेटिव कैटलिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब हमको काम ही आगे बढ़ाना होता है तो हम उसमें निगेटिविटी वाले फैक्टर्स को क्यों इंक्लूड करते हैं? इसलिए इंक्लूड करते हैं बेटा कि कभी कभी कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिसके कारण हमारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म अगर वाइट बॉटल में रख दिया जाए बिना कुछ मिक्स किए हुए तो ये ऑक्सीडाइज होकर के पॉजिन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये सनलाइट की वेव जो सनलाइट से हमारी एनर्जी आती है उसको भी अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है और रिएक्ट कर लेता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है इसमें पॉजिन गैस। और ये पॉजिन गैस जो है बहुत हार्मफुल होती है। इस गैस को कम से कम उस बॉटल के अंदर बने ताकि जब तक हम यूज़ करें वो वहाँ पर सेफ रह सके। तो इसका मतलब इसमें हमें क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन को स्टॉप करना है, रिटार्ड करना है, घटाना है। तब हम जिस सब्सटेंस को यूज़ करेंगे वो कहलाते हैं निगेटिव कैटलिस्ट। और यहाँ पर जो है उस कैटलिस्ट का नाम है इथाइल अल्कोहल। तो इसको दूसरे तरीके से क्वेश्चन बना सकते थे कि वाई इथाइल अल्कोहल add in the chloroform bottle because it acts as a negative catalyst and it retards the rate of the oxidation. So less amount of phosgene gas form. Clear? या ऑटोमोबाइल्स के लिए जो है एक एंटी नॉक कंपाउंड यूज करते हैं टेल। टेल मीन्स होता है टेट्रा इथाइल टेल। ये एक एंटी नॉक कंपाउंड। एंटी नॉक कंपाउंड का मतलब होता है कि जब कोई भी फ्यूल हम यूज़ कर रहे होते हैं वो यूज़ करते समय वेस्ट कम हो और यूज़फुल वर्क में ज़्यादा कन्वर्ट हो सके। यानी जब उसका डिकम्पोजिशन हो तो वेस्ट गैसेस उसमें से कम, क्योंकि कोई भी हाइड्रोकार्बन जब बर्न किया जाता है तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीडेशन हाइड्रोकार्बन्स का जब भी होगा तो हमेशा यही प्रोसीजर होगा। ठीक है बेटा। लेकिन हमें इस टेट्राइथाइलेट इस सब्सटेंस के इम्पॉर्टेंस, इस सब्सटेंस की वेटेज ये कहती है कि वो किसी भी केस में पेट्रोल की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा और इसमें प्रेजेंट हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस होने से ब्लॉक करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर टेल इज ऑल्सो एक्ट एज अ निगेटिव कैटलिस्ट। थर्ड आता है हमारे पास कैटलिस्ट की एक टाइप और भी होती है जैसे कि ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो मतलब खुद ही एक प्रोडक्ट जो है या रिएक्टेंट जो है वो अपने आप ही कैटलिस्ट का काम स्टार्ट कर दें। हमें बाहर से किसी भी तरीके के नए फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं। इसका मतलब थर्ड कैटेगरी इज ऑटो कैटलिस्ट। What do you mean by auto catalyst? One of the product act as a catalyst. It means the initial stage of the reaction is slow, but as soon as product are formed, one of the product itself act as a catalyst. For example, अभी मैंने आपको डिस्कस किया ईस्टर की हाइड्रोलिसिस। सबसे इजी और बेस्ट एग्जांपल कि जब ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाई तब इनिशियल स्टेज में ये रिएक्शन स्लो है, बट जैसे ही ये रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, एसिड में फॉर्म हुआ, अल्कोहल में फॉर्म हुआ, तो बना हुआ एसिटिक एसिड इस
रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है, यानी अब ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा। अब हमें बाहर से किसी एक्स्ट्रा कैटलिस्ट, किसी एक्स्ट्रा सब्सटेंस को डालने की जरूरत नहीं पड़ी। So this type of reaction is called autocatalysis and the substance is called autocatalyst. Clear? And the fourth category is induced catalyst. Induced catalyst. What do you mean by induced? Induced मतलब दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस करना। दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस करना मतलब एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन को एक्टिवेट करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो induced catalyst is a substance which is used when one of the reaction influence the rate of the other reaction, which does not occur under ordinary condition. जनरली ये नहीं होता है, बट हाँ किसी एक स्पेसिफिक केस हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम आर्सेनाइड solution is not oxidized by air. If, however, air is passed, अब अगर हम air is passed through a mixture of the solution of sodium arsenide and sodium sulfide, then both of them undergoes simultaneous oxidation. Clear? So the oxidation of sodium sulfide, इसका ऑक्सीडेशन इस रिएक्शन को सोडियम आर्सेनाइड के साथ के होने वाले ऑक्सीडेशन को इन्फ्लुएंस करता है, इंड्यूस करता है। तो दिस सब्सटेंस एक्ट एज अ इंड्यूस कैटलिस्ट। क्लियर? तो ये चार तरीके के कैटलिस्ट हम लोगों को, वैरायटी के कैटलिस्ट हम लोग अपने केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। वन इज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव, थर्ड वन ऑटो एंड फोर्थ वन इंड्यूस्ड। नेक्स्ट इसी कंडीशन को आगे कंटिन्यू। सबसे पहले इतने कैटलिस्ट जो हमने टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा, इन कैटलिस्ट का एक कैरेक्टर तो हमें डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया कि ये डज नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी ये केमिकल रिएक्शन में कहीं भी पार्ट नहीं लेंगे। जब नहीं लेंगे तो वो कहीं भी, तो इसका मतलब इस कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई कि ये हमेशा अनटच्ड किए हुए। नेक्स्ट हेडिंग आप पढ़ सकते थे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैट। पहला कैरेक्टर हो गया कि इट डज नॉट स्टार्ट द, मतलब ये स्टार्ट करने के लिए नहीं यूज किया जाएगा, ये केवल ऑल्टर यानी चेंज करने के लिए यूज किया जाएगा। इट ओनली यूज द ऑल्टर द रेट ऑफ। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगा
दे आर नॉट केमिकली रिएक्ट विद द रिएक्ट। फोर्थ वन होगा दे आर वेरी हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, बिकॉज हर रिएक्शन पे हर कैटलिस्ट कॉमन यूज नहीं किया जा सकता। फिफ्थ वन इज हमेशा कैटलिस्ट एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करता है, कभी भी कहीं भी नहीं वर्क करता है। उसके लिए पूरे सर्कमस्टांसेस, पूरी कंडीशन, पूरी सिचुएशंस को प्रोड्यूस किया जाता है। सिक्स पॉइंट में आप कह सकते थे कि बहुत हाईली एफिशिएंट होने की वजह से ये बहुत स्मॉल अमाउंट में यूज़ किया जाता है। हमें 2-4 किलो नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए, तो हमारा जो बच्चा 80 और 50% वाला है वो 90% में पहुंच जाता है। ज़रूरी नहीं कि सारा दिन हम उसको प्रेशराइज करें, बट हाँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोटिवेशन गिव्स द 100% ऑफ द रिजल्ट। इसी तरीके से कैटलिस्ट का भी एक छोटा सा फैक्टर चाहिए, बिकॉज कैटलिस्ट इज ऑल्सो अ मोटिवेटर सब्सटेंस जो हमेशा रिएक्शन को चेंज कर रहा है, उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज या स्टॉप करने में यूज होता चला जा रहा है। हाँ, मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि कैटलिस्ट तो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, चेंज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन इस कैटलिस्ट को कौन कमांड कर रहा है? वो भी दो तरीके के करेक्टर के लोग हैं, या तो कैटालिटिक प्रमोटर यूज किए जाते हैं या कैटालिटिक पॉइजन यूज किए जाते हैं। कैटालिटिक promoter is a substance which increases the activity of the catalyst, and catalyst is a substance which change the rate of reaction. And catalytic poison is a substance which stop or inhibit the character of the catalyst, जो डैमेज करेगा, जो इनहिबिट करेगा, जो रोकेगा इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को, वो कहलाते हैं कैटालिटिक पॉइजन। और जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी को रोकते हैं वो कहलाते हैं कैटलिस्ट। तो इनमें कभी भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे फॉर एग्जांपल N2 प्लस 3H2 गिविंग आउट 2NH3, यहाँ पर इस रिएक्शन को तो आयरन मोटिवेट कर रहा था, इस आयरन को कौन मोटिवेट कर रहा है? ये ब्रैकेट में लिखा हुआ मोलिब्डेनम। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में Fe इज अ कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम इज अ प्रमोटर। क्लियर? अब ये कैटलिस्ट जो दो तरीके के क्लासिफिकेशन में हमारे पास आए थे, वन इज होमोजीनियस और अनदर इज हेट्रोजीनियस। ये दोनों किस तरीके से अपनी मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, किस तरीके के पाथ को रिसीव करेंगे कि अपने फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच जाए, इसके लिए अलग अलग थ्योरीज एक्सप्लेन की गई थी। तो होमोजीनियस तो बेटा बहुत सीधी सी बात हो गई कि क्योंकि सेम फेज है, अगर एक जैसे बच्चे एक जैसे नेचर के हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होकर के, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके भी प्रोडक्ट की यील्ड को चेंज कर सकते। इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएंगे और इंटरमीडिएट कंपाउंड बना करके चेंज कर देते हैं। जैसे हम लोग जब कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ते हैं तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इंटरमीडिएट कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, तो वो जनरली होमोजीनियस कैटालिसिस की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन इजली करता है, में हम इंटरमीडिएट थ्योरी की बात करते हैं। क्लियर? इस इंटरमीडिएट थ्योरी में जैसे सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी थी तो SO2 बना। दिस SO2 reacts with oxygen, then it forms SO3
लेकिन जब यहाँ पर आप SO3 बना रहे होते हो तो ये डायरेक्ट फॉर्म नहीं करते हो, यहाँ पर आप कैटलिस्ट NO को यूज, और जब आप इस NO को यूज करते हो तो ये NO पहले स्टेज में इसके साथ रिएक्ट करता है और बाद में ये NO फिर रिएक्ट करके SO3 में कन्वर्ट। तो ये तो सिंपल थ्योरी थी जो कि होमोजीनियस कैटलिस्ट के लिए एक्सप्लेन की गई थी, जिससे कि बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पॉसिबल नहीं हो पा रहे थे। यानी ये केवल हम बहुत लिमिटेड रेंज के कंटेंट को ही एक्सप्लेन कर रहे थे। हाँ, जब हमारे पास हेट्रोजीन, जब हमारे पास कई सारी कंडीशन को एक्सप्लेन करने की बात, क्योंकि हेट्रोजीनियस में ही हमारे पास स्पेसिफिक और कई कंडीशंस पॉसिबल हो सकती थी। कैसे? जैसे मान लीजिए कि रिएक्शन में आपके पास रिएक्टेंट गैस था और जो कैटलिस्ट था वो सॉलिड। ठीक, क्या बेटा रिएक्टेंट गैसेस और सरफेस सॉलिड है, तो यहाँ पर तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था एडजॉर्प्शन थ्योरी, वो एज कंपेयर टू इंटरमीडिएट थ्योरी ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन किया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर ओल्ड थ्योरी कह रही थी कि यहाँ पर अगर इस सरफेस पर गैस के मॉलिक्यूल्स पहले एड्सॉर्ब हो जाए और एड्सॉर्ब होने के बाद जब उनको जगह, स्पेस या एक सीट मिल जाएगी जहाँ पर बैठ करके वो काम कर पाए, तब ये आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट। क्लियर? तो एड्सॉर्प्शन जो है वो एक, अब कहोगे कि यहाँ पर रिएक्शन हो कैसे गया अपने आप, क्योंकि कल पढ़ा हम लोगों ने कि एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इस एक्सोथर्मिक में जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन आएगा, जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन आएगा वो इस रिएक्शन को एनहेंस करने के लिए काफ़ी हो जाता है। लेकिन ये थ्योरी तब के लिए ही बहुत इजीली एक्सप्लेन की गई जब हमारा कैटलिस्ट सॉलिड हो और उसमें अटैच होने वाले पार्टिकल गैस, और ये क्लियर। तो इससे हमारा जो एब्जॉर्प्शन, जो एड्सॉर्प्शन वाला कंसेप्ट था वो क्लियर हो सकता था कि कोई भी रिएक्शन क्यों बिना मास को इफेक्ट किए, जो हमारी कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी थी कि ये प्रोडक्ट में कहीं भी एज अ प्रोडक्ट के मास में इफेक्ट नहीं शो कर रहा, उस बात को तो इस एड्सॉर्प्शन थ्योरी ने समझा दिया कि ये सरफेस में आया, सरफेस में आने की वजह से जब ये एक दूसरे पे स्टिक होगा तो सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, एंड रिलीज एनर्जी ही इसकी रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए काफी थी। बट दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द specificity of the cat. Specific specificity of the cat. कैसे हमने कहा कि कोई भी कैटलिस्ट एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही शो कर सकता है, इस फैक्टर को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। कौन सी? जिसे कि हमने पहली ओल्ड थ्योरी के फॉर्म एक्सप्लेन किया, इस एडॉप्शन थ्योरी के फॉर्म में दिया। इसने ये तो हमें एक्सप्लेन किया कि ये खुद केमिकली रिएक्ट नहीं होता है। इस एक वर्जन को तो इसने अपना सपोर्ट दे दिया, बट इसको सपोर्ट नहीं दे पाया कि वो स्पेसिफिक ही क्यों होता है। क्लियर? तो इसका मतलब अभी हमारी ये थ्योरी कुछ इनकम्प्लीट थी। इसको कंप्लीट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए कुछ नए कंसेप्ट प्रोड्यूस हुए जो न्यू थ्योरी के फॉर्म में एक्सप्लेन किए।
इस न्यू थ्योरी ने इस ओल्ड थ्योरी को और होमोजीनियस की थ्योरी दोनों को मिक्स किया और मिक्स करके अपने न्यू वर्जन को यानी मॉडर्न थ्योरी को एक्सप्लेन किया कि कैसे ये दोनों मिल करके इस एक कंडीशन को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं. इट मीन्स न्यू थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी is the combination of is the combination of intermediate theory and adsorption. और अगर इन दोनों थ्योरियों को मिलाया गया तो कुल टोटल हमारे पास 5 स्टेप ऐसे आए जो हमारे कॉमन थे, जो इस थ्योरी को एक्सप्लेन ईजली कर सकते. तो मेनली 5 स्टेप मेन आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द मॉडर्न थ्योरी विच आर द gist of the intermediate theory and the adsorption. अब वो 5 स्टेप क्या है. पहली चीज, अगर एड्सॉर्प्शन थ्योरी को हम देखें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि उस सरफेस पे, उस एड्सॉर्बेंट पे जो एड्सॉर्ब हो रही चीज़ें हैं उनके अंदर बाहर निकलने की टेंडेंसी भी हो. ऐसा ना हो कि वो इसमें स्टिक हो गए तो अब वो बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो इस कैटलिस्ट का सरफेस एरिया तो ब्लॉक हो जाएगा और जब ब्लॉक हो जाएगा तो ये दोबारा उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के काम में नहीं आ पाएगा. इसका मतलब सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि जिस रिएक्टेंट को हम कैटलिस्ट के ऊपर पेस्ट करने जा रहे हैं, जिस एड्सॉर्बेट को हम एड्सॉर्बेंट पर एड्सॉर्ब कराने जा रहे हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि उसके पास डिफ्यूजन करेक्टर प्रेजेंट. तो फर्स्ट करेक्टर इज डिफ्यूजन ऑफ reactant molecule on the surface of catalyst. Second point, कि जिस कैटलिस्ट के सरफेस पे हम एड्सॉर्प्शन कराएंगे उसका एरिया भी बड़ा होना चाहिए, उसके अंदर एक्टिव सेंटर्स, उसके अंदर कैपेसिटी ऑफ द एड्सॉर्बिंग कंटेंट भी ज़्यादा होना चाहिए. क्लियर. तो इस मीन्स सेकेंड पॉइंट आ गया, अक्रेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू इंटरमीडिएट फॉर्मेशन. पहला डिफ्यूजन होना चाहिए, दूसरा उसमें एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, क्या सरफेस पे होना चाहिए. तीसरा करेक्टर है कि जो रिएक्टेंट यहाँ पर आपस में कलेक्ट हो गए हैं उतना स्पेस कैटलिस्ट को प्रोवाइड करना पड़ेगा उसके रिएक्शन के फॉर्मेशन के लिए. तो अकरेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन on the catalyst surface through intermediate formation. अब ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन पुरानी थ्योरी में से पिकअप कर लिया गया. फोर्थ करेक्टर आया कि जब यहाँ पे ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाने के लिए इन्होंने स्पेस दे दी, इस जगह पर ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर गए, अब इनका जब प्रोडक्ट बन गया तो इसको यहाँ से रिमूव होने की भी करेक्टर होनी चाहिए. यानी नेक्स्ट करेक्टर इसके पास डिसॉर्प्शन का भी होना चाहिए ताकि बना हुआ मॉलिक्यूल एज अ प्रोडक्ट वहाँ से
रिमूव हो जाए, और रिमूवल ऑफ द product from the surface of the catalyst is called desorption. It is the reverse process of the adsorption. And last one is diffusion of the reaction product away from the catalyst surface. और जब वहाँ से वो डिफ्यूज हो जाएगा तो उस सरफेस को फिर से वैकेंट और क्लीन कर देगा नेक्स्ट रिएक्शन की प्रोसीजिंग के लिए। तो जब ये 5 करेक्टर प्रोड्यूस हो गए मॉडर्न थ्योरी के, तब समझ में आया कि अगर वो स्पेसिफिक फैक्टर नहीं है, स्पेसिफिक फैक्टर मतलब रिएक्टिविटी के लिए एक्टिव सेंटर्स के पास उतनी जगह नहीं है कि वो उस रिएक्टेंट को उतनी एकोमोडेशन दे सके, तब तक वो वहाँ पर रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे स्पेसिफिक करेक्टर का भी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो गया था। तो इसको आप जो 5 पॉइंट हमने आपको बताए, इसको आप डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक कैट एग्जिस्ट, और इस कैट के ये जो बाहर के साइड के सेंटर्स सब ओपन रिएक्शन के लिए। इस कैटलिस्ट में हमने रिएक्टेंट को ऐड किया जो ए और बी, ए एंड बी आर द रिएक्ट। अब ये और बी इस खाली वैलेंसी पे कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते, तो जब कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते थे तो वो उसके सरफेस पे ही कनेक्ट हुए, अंदर तो घुसे नहीं। तो जब सरफेस पे कनेक्ट हुए तो यहाँ पर कौन सा क्या हमारे पास, पहला एडसॉर्ब, और एड्सॉर्ब होकर के हमारा मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से गया। यहाँ की जो साइड की वैलेंसी थी, एक वैलेंसी पे ए चला गया, एक वैलेंसी पे बी चला गया। ठीक, जब ये ए और बी आपस में चला गया तो ये दोनों आपस में थोड़ी देर के बाद जब एक ही जगह पर रुके रहे और दोनों की रिक्वायरमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करने की थी, तो इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाना शुरू कर, और जब बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया तो फिगर पास ए बी ये आपस में नया बॉन्ड हो गया। और जब ये नया बॉन्ड फॉर्म हो गया, अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड की कैपेसिटी होनी चाहिए जिसमें कि वो प्रोडक्ट को फॉर्म कर चुका है डिफ्यूजन की, डिसॉर्प्शन की। तो अब ये डिसॉर्ब हो जाएगा और ये ए और बी आपस में बॉन्ड को ब्रेक करके प्रोडक्ट फॉर्म में निकल जाएंगे। हम कह सकते हैं ए बी आप हो गया, प्रोडक्ट बन गया, और ये कैटेगरी फिर से फ्री हो गई एक्टिव उस को ठीक कराने के लिए जहाँ पर प्रोडक्ट भी नहीं बना, जितने मॉलिक्यूल रह गए थे फिर ये इसके पास जाएगी। तो यहाँ पर एडसॉर्प्शन एज वेल एज इंटरमीडिएट थ्योरी आपकी स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करती है, और यही थ्योरी सारे करेक्टर कैटेगरीज दे देगी, लेकिन फिर भी ये अभी इनकम्प्लीट थी बिकॉज दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द कैटालिटिक प्रमोटर एंड कैटालिटिक पॉइजन ऑफ द करेक्टर। वो इन दोनों करेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए भी फेल हो गई। इज इट क्लियर? तो कुछ कंटेंट अभी भी हमारे अनटच हैं जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि कोई भी कैटालिटिक प्रमोटर कैसे वर्क करता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, करता तो है लेकिन कैसे करता है, इस बात की थ्योरी अभी तक हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आई। और अगर आपको ये इंटरमीडिएट थ्योरी की बात भी क्लियर हो गई, इसका मतलब पर्टिकुलर शेप पे भी हम अगर देखें तो कुछ ऐसे कैटलिस्ट हैं जो शेप के बेस पे काम करेंगे, और जो शेप के बेस पे आते हैं यानी पोर्स ऑफ द कैटलिस्ट, जैसे मैंने बोला कि जितनी वैलेंसी होगी, जिस साइज की होगी, जितनी बड़ी होगी, जितनी छोटी होगी, उसी हिसाब से तो रिएक्टेंट उस पर कैट हो सकता है। तो जब कोई भी कैटलिस्ट पोर सिस्टम पे डिपेंड हो जाता है, पोर सिस्टम के साइज पे डिपेंड हो जाएगा, तब ऐसे कैटलिस्ट को हम एक और नया नाम देते हैं
जिसे कहते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। और ये शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ZSM5। जनरली जो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं पर्टिकुलर साइज और शेप की वजह से होते हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक एल्यूमिनोसिलिकेट्स, यानी अगर हम ऑर्गेनिक के फंक्शन में इसको डिफाइन करना चाहें, केमिस्ट्री में एक वर्ड देना चाहें, लेमन लैंग्वेज में तो ये साइज की बात करके निपट जाता है, लेकिन अगर हम इसको केमिस्ट्री के फॉर्म में देखें तो ये जो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट आएगा वो एल्यूमिनोसिलिकेट्स with three-dimensional network of silicate in which some silicon atoms are replaced, जैसे AlOSi। अब ऐसा ही नेटवर्क ये बनाता चला जाएगा, AlOSi। ये जो 3D फिगर बनाएगा वहाँ पर कहीं कहीं पर ये स्पेस जो वैकेंट रह जाएंगे, फिल नहीं हो पाएंगे, वो एक पर्टिकुलर शेप या साइज को क्रिएट करेंगे, तब हम उसको कह देते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। एंड ZSM5 is the best example of the shape selective catalyst which is used to convert alcohol into gasoline। ZF। और ZSM का फुल फॉर्म होता है जियोलाइट डिवाइस मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। और कुछ हमारे बायोकेमिकल बॉडी के अंदर कैटलिस्ट का काम करते हैं, जिसे जनरली हम लोग कह देते हैं एंजाइम कैटलिस्ट। हम कहते हैं एंजाइम कैटलिस्ट। इन कैटलिस्ट का जो काम होता है ये बहुत इफ़ेक्टिव है, जो हमारी बॉडी की बहुत सारी रिएक्शंस को कमांड करते हैं, एनिमल बॉडीज़ में, प्लांट्स की मेंटेनेंस में, और उनकी लाइफ प्रोसेसेस को स्टेबल बनाने के लिए, उनको बायोकेमिकल इक्वेशंस को प्रोसीड कराने के लिए जो केमिकल्स यूज़ किए गए उन्हें हम एंजाइम कहेंगे। इज़ इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मिल्क से कर्ड बना लेते हैं, तो यहाँ पर भी तो हम किसी को यूज़ कर रहे हुए हैं, तो किसको यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पर तो हम ईस्ट को यूज़ करते हैं, कई बार हम यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम केन शुगर से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाते हैं और इसकी हाइड्रोलिसिस जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रेजेंस में करते हैं, जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेज। और सबसे अच्छी बात, आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि जितने भी एंजाइम कैटलिस्ट होंगे उनके सबके नाम के एंड में जनरली एज जरूर आ रहा हो। जैसे अगर केन शुगर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इन्वर्टेज, अगर ग्लूकोज से अल्कोहल बनाते हैं देन द कैटलिस्ट इज यूज जाइमेज। अगर हम स्टार्च से माल्टोज बनाते हैं देन वी यूज डायस्टेज। तो जितने भी हम लोग एंजाइम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो सारे के सारे एंड कहाँ पर हो रहे हैं बेटा जी? एज नाम के वर्ड के साथ एंड होते हैं। और जो कन्वर्जन में हमने कहा कि हम यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं जो कि कर्ड के लिए यूज़ होती, ये भी है तो एक तरीके की एंजाइमेटिक रिएक्शन ही है, जिसमें हम लैक्टोबैसिली एंजाइम को यूज़ करते हैं। तो ये जिस्ट है आपके कैटलिस्ट के टॉपिक की, जिसमें आप कैटलिस्ट कहाँ है से शुरू होता है, क्या है, कैसे है, कितना है, क्यों है और इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, इसका डिटेल्ड स्टडी ध्यान से इस एक्सप्लेनेशन को सुनिए और फिर इसको अपने फॉर्म में ज़रूर कॉपी पे लिखिए, क्योंकि केमिस्ट्री लिखने से आती है,
जब तक आप इसको खुद नहीं लिखेंगे तब तक आपके दिमाग में वो प्रिंट आउट नहीं आता है। ठीक है बेटा।